बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 गैसों का तबादला, और इसका टॉपिक है रिस्पायरेटरी के अमराज। ठीक है, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स दरअसल हम इसको मतलब अगर सिंगल पर आ जाए तो ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं। जो ब्रोंकाइट्स होती है ये कौन सी बीमारी है कि इसमें जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना उसमें सोजिश पैदा हो जाती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइट्स में जब सोजिश आ जाएगी हम उसको ब्रोंकाइट्स कहते हैं। अब ये ब्रोंकाइट्स जो है मतलब जब सोजिश आ गई है तो ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस निकलती है। जब इन ट्यूब्स में सोजिश हो जाती है तो अंदर का रास्ता जो होता है वो तंग हो जाता है। ठीक है, और ये जो सोजिश होती है दरअसल वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, या कुछ केमिकल्स होते हैं। यानी कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, तो उसमें कुछ तंबाकू का धुआं या कोई भी स्मेल होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तंबाकू का धुआं हो, वैसे मतलब कि आलूदा हवा हो गई, कोई वैसे धुआं कहीं से निकल रहा है, किसी ने कचरे को आग लगा दी हुई है, कचरे के ढेर को, या वैसे कोई मतलब उस तरह का कपड़ा जल रहा है, किसी भी मतलब उस तरह की स्मेल है जो इंसान को नहीं पसंद, लेकिन वो धुआं जो है वो हमारी सांस के जरिए अंदर चला जाता है, तो उसकी वजह से जो ट्यूब्स में सोजिश हो जाती है, ट्यूब्स का रास्ता तंग हो जाता है और इंसान को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। अब क्या है कि जो ब्रोंकाइट्स की जो एग्जाम है वो दो तरह की होती है, एक एक्यूट होती है, एक क्रॉनिक होती है। अब जो क्यूट है, अब उन्होंने ये बताया कि क्यूट बीमारी जो है ये तकरीबन 2 हफ्ते तक रहती है। ठीक है, और इंसान जो है ये मतलब सेहतयाब हो जाता है, जल्दी ही सेहतयाब हो जाता है, मतलब अगर उसकी ट्रीटमेंट करता है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स है इसमें लंबे अरसे तक रहने वाली सोजिश होती है और ये तकरीबन 3 माह से 2 साल तक रहती है। ठीक है, अब इनकी अलामात क्या है, यानी कि इंसान को कैसे पता चले कि उसकी मतलब ब्रोंक्यूल्स में सोजिश हुई है। तो उन्होंने कहा है कि ब्रोंकाइट्स की अलामात ये हैं कि आपको खांसी महसूस होगी, सांस में हल्की खड़खड़ाहट, बुखार, सर्दी लगना, सांस की तंगी, और ख़ास तौर पर भारी काम करने में मुश्किल होती है। भारी काम करने से इंसान की जो सांस है वो फूलना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी पंजाबी में हम जिसको कहते हैं ना साह चढ़ जाना, साह चढ़ गया है, उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या कह रहे हैं, क्या बताया उन्होंने, इसमें हम डिस्कस करते हैं। एम्फीसीमा कौन सी बीमारी होती है। उन्होंने कहा है कि एम्फीसीमा में एलोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। अब एलोलाई क्या होते हैं, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब आपने फेफड़ों के बारे में पढ़ा था कि फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी वेंस यानी कि शाखदार कुछ वेंस होती हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब वो दीवारें टूट जाती हैं, ठीक है, और एलोलाई के सैक बड़े हो जाते हैं मगर गैसों का तबादला करवाने वाली जगह का सतही रकबा कम हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एम्फीसीमा की बीमारी है। एम्फीसीमा में क्या होता है, फेफड़ों के अंदर एलोलाई होती हैं, उसकी दीवारें टूट रही हैं, ठीक है, और बड़े बड़े सैक बन जाते हैं, लेकिन सैक के अंदर गैसों का तबादला करना मुश्किल होता है क्योंकि उसका सतही रकबा कम है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में बताया गया, तो वो कह रहा है हम उसको एम्फीसीमा कहेंगे। अब एम्फीसीमा कह रहा है कि ये है क्या, उसकी वजूहात क्या हैं। जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है, फेफड़ों का कोई भी टिश्यू, तो उसमें एक्सपीरेशन के बाद फेफड़े अपनी पहली वाली शक्ल में वापस नहीं आते। इसी तरह हवा बाहर नहीं धकेली जा सकती और वो फेफड़ों के अंदर ही फंस जाती है, यानी कि हवा अंदर तो चली गई है लेकिन बाहर नहीं जा सकी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सांस की तंगी, थकावट, बार बार होने वाले रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस और वज़न में कमी आ जाती है। ठीक है, जब एम्फीसीमिया की अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तो उस वक्त तकरीबन जो मरीज़ है ना अपने फेफड़ों का 50 to 70% हिस्सा खो चुका होता है। यानी कि ये इस किस्म की बीमारी है कि इंसान मतलब अपने आधे फेफड़े यानी 50% से 70% जो अपने फेफड़ों का नुकसान कर चुका होता है, तब उसको पता चलता है कि भाई मुझे ये वाला मसला है। इसकी वजह से क्या होता है कि खून में जो ऑक्सीजन की सतह है इतनी गिर जाती है कि इससे बहुत सी पेचीदा बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। बहुत छोटी छोटी सी और बहुत ही रेयर किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हम इसको एम्फीसीमा को फिर से एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि एम्फीसीमा कौन सी बीमारी है। एम्फीसीमा में दरअसल एलोलाई की जो दीवारें हैं वो टूट जाती हैं, एलोलाई के सैक बन जाते हैं,
गैसों का तबादला करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका सतही रकबा कम होता है। अब उन्होंने कहा कि वजूहात क्या हैं। मैंने बताया कि जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है तो एक्सपिरेशन के बाद फेफड़ों से पहले वाली शक्ल में जो फेफड़े हैं वो नहीं आ सकते, क्योंकि जो बाहर से हवा अंदर दाखिल हो चुकी है वो फेफड़ों से बाहर नहीं जा सकती, वो अंदर फंस जाती है। ठीक है। अलामात कौन सी हैं कि जिस इंसान को एफिसीमा की बीमारी होती है उसको थकावट बहुत ज़्यादा होगी, सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी, और बार बार उसका मतलब गला ख़राब होगा, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, उसका वज़न जो है वो कम होगा। अलामात कौन सी हैं? उन्होंने ये कहा है कि जब इंसान को पता चलता है कि मुझे ये बीमारी लगी हुई है, इसको 50 to 70% अपना फेफड़ों का वो हिस्सा खो चुका होता है, और इसमें क्या होता है कि खून में ऑक्सीजन की सतह इतनी गिर जाती है कि इससे बहुत सी पेचीदा बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो है नमूनिया, और नमूनिया जो है ये बहुत एक रेयर किस्म की बीमारी है। इस सर्दियों में अक्सर छोटे बच्चों को ये बीमारी से दो चार पड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत से बड़े लोगों को भी नमूनिया हो जाता है। देखते हैं नमूनिया है क्या। अगर ये ज़्यादा मतलब रेयर किस्म की बीमारी है, आम तौर पे बच्चों को लग जाती है, तो हर एक इंसान को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि नमूनिया है क्या। पढ़ते हैं नमूनिया फेफड़ों में होने वाला कह रहा है कि एक इन्फेक्शन है, यानी कि जो नमूनिया है वो हमारे फेफड़ों पे अफेक्ट करता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों को मुतासर करे हम इसको डबल नमूनिया कहते हैं। अक्सर आप बच्चों को या खुद आप डॉक्टर को पास बच्चों को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं जी आपके बेबी को डबल नमूनिया हो चुका है या आपको डबल नमूनिया हो चुका है, तो आप ये समझ आए कि जो ये इन्फेक्शन आपके दोनों फेफड़ों को मुतासर कर चुका है। जब दोनों फेफड़ों को मुतासर कर दिया है तो वो डबल नमूनिया हो गया। इस इन्फेक्शन की सबसे आम वजह एक बैक्टीरियम है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस नोमनाई कहते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने बैक्टीरिया का नाम बताया है। चंद वायरल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। यानी कि नमूनिया जो है ये किसी मतलब आम ऐसी नहीं हो जाता, मतलब उसकी कोई ना कोई वजूहात होती है ना, कि अगर आपने कोई गंदा पानी पी लिया है, ठीक है, आपने फूड उस तरह से खा लिया है, या कोई भी आपको सांस लेते दौरान कोई उस तरह का वायरस या कोई भी उस तरह की चीज़ आपके अंदर चली गई है और जाकर वो आपके फेफड़ों को मुतासर कर रही है, उसकी वजह से नमूनिया आपको हो सकता है। अब वो कह रहा है कि नमूनिया के ज़िम्मेदार जानदार जब एलोलाई में दाखिल हो जाते हैं, फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं और अपनी तादाद बढ़ा देते हैं। जाहिर सी बात है, जानदार चीज़ है, ठीक है, और जब वो किसी भी जगह पे रुकेगी उसको वो खुराक मिल रही है, उसकी मतलब उसको प्रॉपर फूड मिल रही है, तो जाहिर सी बात है अब वो जानदार है, उसने अपनी तादाद तो बढ़ानी है। कह रहा है कि नमूनिया के जब जानदार एलोलाई में दाखिल होते हैं वहाँ पे ठहरते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, वो फेफड़ों के टिश्यू को तोड़ देते हैं। जब उनकी तादाद बढ़ रही है तो उन्होंने कोई ना कोई वहाँ पे काम तो करना ही है, अपने रहने के लिए जगह तो बनानी है। ये हिस्सा फ्लूइड और पस से बढ़ जाता है। ठीक है। अब वहाँ पे उनकी तादाद बढ़ रही है तो वो हिस्सा उन्होंने कवर कर लिया। इनके अलावा तो उन्होंने बताई है कि नमूनिया की वजह से आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है, बुखार तेज़ हो जाता है, कपकपाहट और बलगम, बड़ी खांसी होती है, मरीज़ को सांस की तंगी हो सकती है। ठीक है। मरीज़ के जिल्द की रंगत जो है वो स्याही या अर्गवानी माइल हो जाती है। ठीक है। इसकी वजह से खून में कम ऑक्सीजन शामिल होना है। स्ट्रेप्टोकोकस मनाई से होने वाली नमूनिया से बचाव की वैक्सीन दस्तियाब है। इस तरह के नमूनिया के इलाज में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है जी दमा। दमा क्या होता है? दमा जो है ये एक तरह की एलर्जी है जो कि ब्रोंकाई में सोजिश हो जाती है, ज़्यादा म्यूकस बनता है और हवा की नालियों में सकराव आ जाता है। ठीक है। यानी कि म्यूकस, यानी कि आप कहते हैं ना मुझे बलगम, बड़ी खांसी आ रही है या बलगम जमा हो गई है आपके गले में या आपकी चेस्ट में, तो उसको दमा कहते हैं। कहते हैं दमा के जो मरीज़ होते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एलर्जी पैदा करने वाले मुख्तलिफ एलर्जेंस, मसलन गिर्द जिसको आप डस्ट कहते हैं, मट्टी कहते हैं, गिरदो गुबार कहते हैं, धुआं, खुशबू, पोलन्स वगैरह के लिए सांस होते हैं। जब ऐसे किसी एलर्जन से सामना होता है तो सांस की हवा की नालियाँ जो होते हैं फौरी और गैर मामूली
रद्द अमल दिखाती हैं और सुकर जाती हैं। इस हालात में मरीज़ों को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। दमा की अलामत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती है, जैसे कि अहम जो अलामत है, कहता है कि सांस उखड़ना, ख़ास तौर पर मुश्किल काम करते वक्त या रात के वक्त इंसान को सांस लेने में कमी में दिक्कत महसूस होती है। खड़खड़ाहट यानी कि सांस जब आप लेते हैं तो सीटी की आवाज़ निकलती है। खांसी, सीने में तंगी का एहसास। दमे के इलाज में ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिनमें ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स को खोलने की सलाहियत होती है। ऐसे तो इनहेलर्स की शक्ल भी दी जाती है। इनहेलर्स वो होता है, अक्सर इंसानों को सांस लेने में कमी महसूस होती है, मतलब तकलीफ होती है, तो डॉक्टर्स को उसको इनहेलर देते हैं, किसके ज़रिए आप जो है वो सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर क्या होता है, किस वजह से होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फेफड़ों के कैंसर से मुराद फेफड़ों के टिश्यू में बेकायदा या बेकाबू सेल डिवीजन की बीमारी है। सेल डिवीजन उसको कहते हैं जैसे एक सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल बन जाता है, 2 से 4 बन जाते हैं, तो सेल डिवीजन होती है सेल की तकसीम होना, यानी कि एक सेल से बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं का बनना, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। फेफड़ों के कैंसर से मुराद फेफड़ों के टिश्यू में बेकाबू सेल डिवीजन की बीमारी है। सेल्स किसी कंट्रोल के बगैर तकसीम होना जारी रखते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। और रसोलियाँ या ट्यूमर्स बना देते हैं। रसोलियाँ या ट्यूमर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग है, आप एग की मिसाल ले लें, एक अंडा है, उसके चारों तरफ आप एग रखते जाएं, आपने ढेर लगा दिया, तो उसको आप रसोली या ट्यूमर कहेंगे। ठीक है, ये सेलुलर ग्रोथ फेफड़ों से निकलकर दूसरे करीबी टिश्यू में भी दाखिल हो सकती है और इसकी आम अलामात सांस की तंगी, खांसी, यानी कि हम जब पढ़ रहे हैं गैसों का तबादला फेफड़ों का, तो इसकी बीमारियां तो सारी की जो अलामात हैं वो रिलेट ही हैं। ठीक है, कुछ कुछ रिलेट हैं लेकिन बीमारियां डिफरेंट हैं। वज़न में इसकी वजह से भी कमी आ रही थी और एम्फीसीमिया की वजह से भी वज़न में कमी होती है। कहता है कि किसी भी कैंसर की बड़ी वजह कार्सिनोजेंस क्या होता है। कार्सिनोजेंस जो होता है ये सिगरेट से निकलने वाले धुएं के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, और आयोनाइजिंग रेडिएशंस और वायरल इन्फेक्शंस है। तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की बड़ी वजह है। अक्सर आपने सिगरेट की डिब्बी देखी होगी और उसके ऊपर कैंसर का मतलब एक दिया होता है, उन्होंने पाँव का एक निशान होता है कि उसके ऊपर कैंसर है, या अक्सर होंठ का दिया होता है कि ये सिगरेट जो है, सिर्फ वो सिगरेट नहीं, मतलब जितनी भी सिगरेट्स हैं या तंबाकू नोशी का इस्तेमाल लोग करते हैं उसकी वजह से कैंसर फैलता है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस तरह की है कि आंखों से वो देख रही है कि डिब्बी के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कि इसकी वजह से कैंसर फैलता है, लेकिन लोग शौक से पीते हैं। हमारी नौजवान नस्ल पी रही है, अंदाज़ा लगा लें। नेक्स्ट है जी तंबाकू नोशी ना करने वालों में फेफड़ों का कैंसर का ख़तरा बहुत कम होता है, लेकिन हो उन्हें भी जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो है कुछ लोग बैठे होते हैं अपने बड़ों के पास, या हम एज लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, तो वो जब सांस लेते हैं बाहर, तो जब वो अपना धुआं निकालते हैं तो बाहर माहौल की हवा के अंदर वो धुआं मिक्स हो जाता है। पास बैठे लोग उसमें सांस लेते हैं, वो धुआं उनके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है, उन्हें भी बीमारियाँ लग जाती हैं, उन्हें भी खांसी लगना शुरू हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सिगरेट के धुएं में 50 से ज़्यादा ऐसे कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, यानी कि 50 की हो चुकी हैं, अभी कुछ रहते हैं। पैसिव स्मोकिंग यानी किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के जरिए अंदर जाना, ये वो वाली पैसिव स्मोकिंग वो चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताई है कि हम क्या करते हैं कि कोई हमारे पास सिगरेट पी रहा है तो हम उसके पास बैठते हैं, जब सांस लेते हैं तो उसका धुआं हमारे अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। सिगरेट के जलते हुए किनारे से निकलने वाला धुआं उस धुएं से ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो फिल्टर वाले किनारे से निकलता है। ये देख लें। नेक्स्ट है जी फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए एक इब्तदाई मंजिल स्मोकिंग का खात्मा होना है। ठीक है, आलमी अदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमतों को तंबाकू के इश्तरात बंद करने का कहा है ताकि नौजवानों को स्मोकिंग इख्तियार करने से बचाया जा सके। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे स्मोकिंग के बुरे असरात, यानी कि स्मोकिंग जो करते हैं उनकी सेहत पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको काइंडली लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।